डिस्क्लेमर। प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखते। अंधेरी गली में खड़ा खान ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या था। उसे तब तक पता भी नहीं चला था कि वो जिस शराब को पी रहा था उसमें जहर मिला हुआ था, जब तक कि सिस्टम ने उसे सूचित नहीं किया। और तो और, वो जहर बेहद घातक था। अगर जंगल में शिकार के दौरान महान सोमिर के शरीर को अवशोषित करने से प्राप्त ग्रैंड मास्टर रैंक की जहर प्रतिरोधक क्षमता ना होती, तो खान कुछ ही घंटों में या तो मर चुका होता या मौत के कगार पर होता। लेकिन उस क्षमता की बदौलत गाड़ी में सवार होने के दौरान उसे बस इतना महसूस हुआ कि वो अपने तंत्रिका तंत्र और शरीर के संतुलन पर से नियंत्रण खो रहा है। जहर इतना जहरीला था कि उसकी ग्रैंड मास्टर रैंक की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी पूरी तरह से पचाने और शरीर को विषमुक्त करने में कुछ समय लगा, अन्यथा उसकी दर्दनाक और दयनीय मृत्यु हो जाती। और अपनी असाधारण स्मृति के कारण वो अन्य लोगों के साथ हुई अपनी हर मुलाकात को याद रख सकता था, विशेष रूप से जब उसने उनसे हाथ मिलाया, जब उसने कुछ खाया या जब उसने शराब पी। उन्हें शराब पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ वाइन पी, और उन्होंने सिर्फ 3 गिलास वाइन ही पी थी। जब वे तीसरा गिलास पी रहे थे, तभी उन्हें सिस्टम से सूचना मिली। इसलिए उन्होंने बिना शक पैदा किए मुझे जहर देने का सबसे अच्छा तरीका तय करने में समय लगाया, और उन्होंने शराब को ही चुना क्योंकि भोज के दौरान मैंने केवल वही पे पिया था। खान ने बताया और संक्षेप में कहा, क्योंकि जो भी उसे मारना चाहता था वो अमीरों के लिए बने खाने में इतना घातक जहर नहीं मिला सकता था जिससे खुद ही एक आपदा आ सकती थी, और वो सिर्फ उसे ही मारना चाहता था। उन्हें एक ऐसा अचूक तरीका ढूंढना ही था जो सिर्फ उसी तक पहुंचे और किसी और तक नहीं। कौन हो सकता है? उसने कुछ देर सोचा और सबसे संभावित अपराधी का पता लगाने की कोशिश की। भोज में शामिल होने और उनके बच्चों की जमकर पिटाई करने से पहले रईसों को उससे कोई समस्या नहीं थी। सुरक्षाकर्मी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे क्योंकि इससे मजिस्ट्रेट की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। इससे इस हत्या की योजना बनाने वाले का भला होता। स्वाभाविक रूप से कोई भी कुलीन व्यक्ति उस पार्टी में जहर नहीं लाएगा जिसका उद्देश्य उन्हें अन्य कुलीनों से संवाद स्थापित करने में सक्षम बनाना था। यदि उन्हें पहले से कोई संचय भी होता तो वे इसे कहीं और सुलझा लेते। जहां तक मजिस्ट्रेट की बात है, उन्हें तो बस उसकी ताकत के बारे में जानने की उत्सुकता थी। और कमांडर स्ट्राज चुपके से हत्या करने वाला व्यक्ति नहीं लगता था, बल्कि वो अपने प्रतिद्वंद्वी को सीधे हाथों से मार डालता। एक योद्धा के रूप में उसमें इतना ही गर्व झलकता था। अब केवल एक ही व्यक्ति बचा था, और उसका एकमात्र सुराग वो नौकर जो उसके लिए शराब लाया था। खान ने तुरंत अपनी सामूहिक चेतना की क्षमता को सक्रिय किया और अपने मन और दृष्टि को रोनिन से जोड़ दिया, जो उसका वो अधीनस्थ था जिसे उसने उस सेवक की छाया में छोड़ दिया था। खान मजिस्ट्रेट के आवाज से कुछ किलोमीटर दूर जाकर ही रुक गए थे, क्योंकि इस क्षमता की सीमा ये थी कि ये केवल खान के 5 किलोमीटर के दायरे में ही काम कर सकती थी। रोनिन की आंखों से उसने देखा कि नौकर अन्य लोगों के साथ बर्तन साफ कर रहा था और फिर जल्दी से हवेली से निकल गया, जबकि उसके सभी अधीनस्थों के पास शैडो मर्ज की क्षमता थी जिससे वे खान की छाया में विलीन हो जाते थे। केवल रोनिन के पास ही किसी और की छाया में विलीन होने का कौशल था, क्योंकि उसे खान ने ग्राउंड हॉग एडवेंचरर टीम के सदस्यों का शिकार करते समय एक हत्यारे और एक चोर वर्ग के शवों को मिलाकर बनाया था। इसलिए उसने रोनिन को अपने ट्रैकिंग डिवाइस के रूप में उपयोग किया। खान ने अपना काला लबादा ओढ़ लिया और नौकर के पीछे पीछे एक अंधेरी गली में चला गया, जो पूरी तरह से सुनसान इलाका था। नौकर ने एक छोटे से जर्जर मकान का दरवाजा खटखटाया। चर्राहट। दरवाजा खुला और काले नकाबवस्त व्यक्ति ने नौकर को घर में प्रवेश करने दिया। मैंने कर दिया, मैंने काम पूरा कर दिया, नौकर ने कहा। क्या आपको यकीन है कि आपने उसे जहर पीते हुए अपनी आंखों से देखा? नकाबवस्त व्यक्ति ने पूछा। हाँ, आपको अंदाजा भी नहीं है कि यह कितना खतरनाक था। मैं उन सभी रईसों और पहरेदारों से घिरा हुआ था। शुक्र है कि किसी और ने मुझसे शराब नहीं मांगी। सभी आदमियों में से सिर्फ यही एक आदमी शराब पी रहा था, जबकि बाकी सब शराब पी रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि शराब में कुछ मिलाकर काम करना ही सबसे अच्छा तरीका है, नौकर ने कहा। काले नकाबवस्त व्यक्ति ने अपना नकाब उतारा और अंततः अपना चेहरा प्रकट किया। एक दानव जैसा प्राणी जिसकी लंबी काली दाढ़ी और गुथे हुए बाल थे। रोनिन के माध्यम से ये सब देख और सुन रहे खान को उसकी दाढ़ी मूंछों का स्टाइल कुछ हद तक मिलता जुलता लगा। तो मुझे वो पैसा कब मिलेगा जिसका आपने वादा किया था? नौकर ने पूछा। यही तो दिलचस्प बात है, आपको इसकी जरूरत नहीं है।
दाढ़ी वाले उस दानव ने झट से अपनी पीठ से एक ढंजर निकाला और नौकर के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसकी गर्दन में वार कर दिया। धड़ाम। खून से दम घुटने के कारण नौकर का शरीर जमीन पर गिर गया और धीरे धीरे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। बेवकूफ, क्या उसे सच में लगा था कि हम कोई सुराग छोड़ेंगे? दानव ने हंसते हुए चाकू से खून पोंछा। शर्म की बात है, तुम अभी भी जीवित हो, राक्षस के पीठ के पीछे से एक भयानक और डरावनी आकृति ने कहा। इससे पहले कि वो दानव अपना सिर पीछे घुमा पाता, उसके गले पर एक ढंजर रख दिया गया। तुम्हें किसने भेजा है? काले लबादे में छिपे व्यक्ति ने पूछा। तुम कौन हो? दाढ़ी वाले दानव ने भयानक आवाज में पूछा, क्योंकि इस नकाबवस्त व्यक्ति के अचानक प्रकट होने से वो लगभग डर के मारे मर ही जाता। सवाल तो मैं पूछ रहा हूं, तुम्हें किसने भेजा और दावत में जहर मिलाने का आदेश किसने दिया? उस गंभीर व्यक्ति ने कहा। राक्षस ने मुड़कर नकाबवस्त व्यक्ति के पेट में चाकू घोंपने की कोशिश की, लेकिन तभी जिस हाथ में ढंजर था उस पर तेजाब की बौछार कर दी गई। आह, मेरा हाथ! आदमी दहाड़ा, क्योंकि उसका हाथ गलने लगा और उसकी हड्डियां उस क्षत विक्षत मांस के बीच दिखाई देने लगी। जवाब दो, वरना अगली गोली तुम्हारे सिर में चली जाएगी। नकाबवस्त आकृति ने आदेश दिया और अपना चेहरा प्रकट किया। तुम? असंभव। इस आदमी ने कहा कि उसने तुम्हें जहर पीते हुए देखा था। वो कोई और नहीं बल्कि खान थे। उसने अपना हाथ उस राक्षस के सिर की ओर इस तरह किया जैसे वो फिर से तेजाब छोड़ने वाला है। नहीं, रुको, ये तो सिगड़ परिवार का पहला युवा शामी था, स्ट्रगावार सिगड़ ने कहा। उस दानव ने चिल्लाते हुए कहा, जिसे लग रहा था कि अगर उसने अपने ग्राहक की पहचान गुप्त रखने की कोशिश की तो वो अपनी जान गंवा देगा। मैं समझ गया, खान ने गंभीरता से कहा और जहरीले एसिड का एक और छिड़काव किया, जिससे उसके सामने खड़ा दानव मेल्ट हो गया। उस आदमी को चीखने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि उसका सिर और चेहरा पिघलकर अलग हो गया। अब तक तो ये सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से था जिसमें मुझे उससे जुड़े लोगों को मारना था। मेरी उससे कोई वास्तविक दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ये हद पार करना है। जो लोग मुझे मारने की कोशिश करते हैं, खान ने कहा और अग्निगोला चलाने की कला से पूरे घर में आग लगा दी और बाहर निकल गया। इसके बजाय तो उनकी मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। आधी रात का चांद और भी अधिक चमक रहा था और अपनी शांत और सुकून भरी रोशनी से पूरे शहर को ढक रहा था। ठंडी हवा चांदनी के साथ मिलकर शहर में एक सुखद अनुभूति का संचार कर रही थी। फ्लिक। शहर की इमारतों के बीच एक छोटी सी परछाई झिलमिलाती हुई गुजरी और एक इमारत की छाया से होते हुए दूसरी इमारत की छाया में से निकल गई। सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने से पूरी तरह से गुजर गई। उनमें से किसी को भी उस परछाई की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। ये परछाई कोई और नहीं बल्कि कान था, जो शैडो वॉक कौशल का उपयोग करके शहर में घूम रहा था। एजरेल के रूप में काम करने के बाद से वो इसी तरह से उन अपराधियों का शिकार करता और उन्हें मारता आ रहा था। कान एक ऊंची इमारत की छत पर खड़े होकर अपने सामने फैले उस विशालकाय महल को निहार रहे थे, जो लंबाई और चौड़ाई में लगभग 3 किलोमीटर तक फैला हुआ था। इसकी विशिष्टता यह थी कि इसमें इमारतों की कई परतें थीं। परिसर की सीमाओं पर सामान्य इमारतें थीं, जबकि कुछ 100 मीटर की दूरी के बाद अधिक सुव्यवस्थित और अलंकृत घर थे, और तीसरी भीतरी परत में एक अत्यंत सुंदर और नक्काशीदार लकड़ी की इमारत स्थित थी। काम को तुरंत याद आ गया कि साधना की कहानियों में उन संप्रदायों की रचना इसी शैली में की गई थी, जहां सामान्य सेवक और शिष्य सबसे बाहरी हिस्सों में रहते थे और वास्तव में महत्वपूर्ण पद या महत्व रखने वाले लोग सबसे भीतरी हिस्सों में रहते थे। कान की प्रतिशोधी निगाहें इस जगह पर पड़ी और वो परछाइयों में सरकते हुए हवेली के मुख्य द्वार से सीधे अंदर चला गया। ड्यूटी पर तैनात पहरेदारों ने ध्यान तक नहीं दिया कि कोई उनके पास से गुजरा है। कचा। अचानक एक पहरेदार को अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द महसूस हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हुआ, उसका सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गया। उस आदमी ने अपने सिर विहीन शरीर को अपने सामने गिरते देखा और अनंत नींद में डूब गया। कान को पहले से ही ये अंदाजा था कि पूरे परिवार में केवल स्ट्रैगोबोर ही ग्रैंड मास्टर के पद तक पहुंच पाया था। यहाँ तक कि उनके पिता, जो इस कुलीन वंश के वर्तमान मुखिया थे, वो भी उच्च स्तर के मध्यवर्ती मास्टर रैंक के योद्धा थे। एक एक करके लाशें गिरती गईं, क्योंकि कान और रोनिन अंधेरे में से गुजरते हुए बिना एक भी गलती किए गार्डों को मार गिराते गए। अगर ओमेगा कान का युद्ध साथी था तो रोनिन उसका हत्यारा साथी था। उन्होंने बहुत पहले ही अपने तालमेल में महारत हासिल कर ली थी और सिंथेसिस का उपयोग करके बनाई गई हाइव माइंड स्किल का इस्तेमाल करते हुए ऐसा लगता था मानो 2 अलग अलग कान हत्याएं कर रहे हों। आज कान सच में गुस्से में था, क्योंकि वेंट्रिया नामक इस दुनिया में आने के बाद पहली बार उसने अपनी सतर्कता में ढिलाई बरती थी। भोज में अपनी कला का भव्य प्रदर्शन करते हुए उसने एक साधारण नौकर को खुद को जहर देने दिया।
ये बात उसे अंदर तक झकझोर रही थी, क्योंकि अगर उसे संयोगवश मिली ग्रैंड मास्टर रैंक की विष प्रतिरोधक क्षमता न होती तो वो मर चुका होता और जीवन का दूसरा मौका खो बैठता। ये इससे कहीं अधिक ताकतवर व्यक्ति द्वारा युद्ध में मारे जाने से बिल्कुल अलग था। कान के लिए ये कुछ ऐसा था जैसे आप ड्रैगन से लड़ने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हों, लेकिन ड्रैगन के बजाय एक मुर्गी के हाथों मारे जा रहे हों। ये उनके लिए घोर अपमान था और इससे उन्हें सीधा झटका लगा। फिर कभी नहीं, कान ने मन ही मन कहा और कसम खाई कि वो कभी भी अपनी सतर्कता कम नहीं होने देगा। स्ट्रैगोबोर की बात करें तो इससे किसे फर्क पड़ता है कि वो ग्रैंड मास्टर रैंक का योद्धा था या उसके परिवार का कितना बड़ा इतिहास था। उसने कान की जान लेने की कोशिश की थी, इसलिए उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ी। उसने पहले ही स्ट्रैगोबोर के छोटे भाई को मार दिया था, क्योंकि उन्होंने एक छोटे से झगड़े पर घात लगाकर उसे मारने की कोशिश की थी, और अब बड़ा भाई भी उसी राह पर चल पड़ा जिस पर कान ने पहले ही छोटे भाई को नरक में भेज दिया था। आमतौर पर कान अपने काम से काम रखता था और केवल अपने फायदे के लिए ही काम करता था, लेकिन वो कभी भी अनजान लोगों से नहीं उलझता था। और अब अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसका एक सीधा नियम था, वो राहगीरों से उलझेगा नहीं, लेकिन अगर कोई उस पर पत्थर फेंके वो उन पर एक पहाड़ ही फेंक देगा। इस हवेली में एक एक करके लाशें जमा होती गईं। उसकी जानकारी के अनुसार ये एक निजी संपत्ति थी जहां केवल कबीले के मुख्य सदस्य ही रहते थे। अधिकांश महिलाएं और बच्चे एक अलग संपत्ति में रहते थे। केवल उन्हीं लोगों को इस पैतृक स्थल पर रहने की अनुमति थी जिनके पास कबीले में काफ़ी ताकत और अधिकार था। इससे कान के लिए चीज़ें आसान हो गईं, क्योंकि वो निर्दोष महिलाओं और बच्चों को मारने वाला निर्दयी मॉन्स्टर नहीं था। महज 40 मिनट में कान और रोनिन ने 30 से अधिक गार्डों को मार गिराया और सुरक्षा की पहली परत टूट गई। गार्डों को चुपचाप मारते हुए और अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को खत्म करते हुए वो हवेली के अंदरूनी हिस्सों में पहुंच गया, क्योंकि यहां किसी की भी जान बख्शने की कोई जरूरत नहीं थी। स्विश स्विश, कचा कचा। कान ने यह सुनिश्चित किया कि उसके द्वारा मारे गए सभी लोग जमीन पर न गिरें और कोई शोर न करे। उसने उन्हें हथियारों सहित सावधानी से नीचे रखा और हवेली के अंदर के अंधेरे कोनों का उपयोग करके जागते और सोते हुए सभी को मार डाला। उसे हवेली में रहने वाली महिलाओं को मारने में भी कोई हिचक नहीं थी। चूंकि नौकरों को परिवार के मुख्य सदस्यों के साथ एक ही छत के नीचे सोने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उसे किसी ऐसे व्यक्ति को मारने से भी डर नहीं लगा जिसे उसे नहीं मारना चाहिए था। अंततः जब वो तीसरे और अंतिम महल में पहुंचा तो उसने ड्यूटी पर तैनात गार्डों को बाहर निकाला और सेरिल को बाहर आने का आदेश दिया। साइलेंस बैरियर बनाओ, कान ने आदेश दिया, और उसके अधीनस्थ जादूगर ने साइलेंसिंग बैरियर बनाया और पूरी इमारत को उससे ढक लिया। रोनिन चुपचाप गया और एक बूढ़े आदमी और औरत का सिर लेकर वापस आया। फिर सेरिल ने अवरोध को निष्क्रिय कर दिया। कान ने जाकर मुख्य दरवाजे पर लात मारी और एक ही लात से उसे बीच में तोड़ दिया। कौन है? एक तगड़े भालू जैसे लंबे आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, और जानलेवा इरादे को भांपते हुए नींद से जाग गया। उसने झट से अपने बिस्तर के बाईं ओर रखी विशाल कुल्हाड़ी उठाई और इमारत के मुख्य हॉल की ओर भागा। मैंने तुम्हारे भाई से कहा था कि अगर तुम मुसीबत खड़ी करने आए तो मैं तुम्हें परलोक में उससे मिलवा दूंगा, नकाबपोश व्यक्ति ने कहा। कान ने इस दाढ़ी वाले व्यक्ति के सामने अपना चेहरा प्रकट किया। तुम अभी भी जीवित हो? स्ट्रैगोबोर अविश्वास से चिल्लाते हुए कहा। इतने हैरान क्यों हो रहे हो? खैर, मैं तोहफे लेकर आया हूं, कान ने कहा और 2 सिर स्ट्रैगोबोर के पैरों की ओर फेंके। कमीने! स्ट्रैगोबोर दहाड़ा और उसने झट से उन 2 सिरों को पहचान लिया। ये उसके माता पिता के अलावा और कोई नहीं थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही उनसे मिलने भेज दूंगा, कान ने भावहीनता से कहा। तुम भूल गए हो कि तुम किससे लड़ रहे हो। मैं ग्रैंड मास्टर रैंक का योद्धा हूं और मैं तुम्हें मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। स्ट्रैगोबोर ने पीले रंग से चमकते अपने शक्तिशाली हथियार को लहराते हुए कहा। कान ने मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा कि मैं तुमसे लड़ रहा हूं? स्विश! अचानक 2 विशालकाय और लंबे कद के लोग उसकी परछाई से बाहर निकले और इस विशाल और चौड़े कमरे के 1/4 हिस्से को भर दिया। धमाका! लकड़ी की दीवार में धमाका हुआ और एक लंबा चौड़ा आदमी इमारत के बाहर जमीन पर जा गिरा। उठते ही उसके कपड़े पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गए। धड़ाम! एक विशालकाय 10 मीटर लंबा लाइकेन जमीन पर उतरा। धड़ाम! एक विशालकाय 12 मीटर लंबा मानव रूप वाला राक्षस, जिसके हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी और एक ढाल थी, इस राक्षस के बगल में उतरा। स्वॉश! अचानक एक युवक इन 2 विशालकाय आकृतियों के सामने एक पल में प्रकट हुआ और अपने सामने खड़े भालू जैसे दिखने वाले व्यक्ति को घूरने लगा। अगर तुम सचमुच मर्द हो तो अकेले ही मुझसे लड़ो, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इज्जत बची है।
स्ट्रैगाबॉर ने खान पर चिल्लाते हुए कहा, अरे, वो आदमी कह रहा है जिसने मेरे पेय में जहर डलवाया था। उस समय तुम्हारा सम्मान कहाँ था? खान ने जवाब दिया और अपनी तलवार लहराते हुए खंजर अपने कोट में रख लिए। उसने काले लबादे को अंतरिक्ष के घेरे में रख दिया और अब वो अपने सामान्य साहसी पोशाक में था। मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह का जादू इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन ये मत सोचो कि ये बुलाए गए राक्षस मुझे रोक पाएंगे या मेरे लोगों को रोक पाएंगे, स्ट्रैगाबॉर ने कहा। तभी खान के पीछे से कई कदमों की आहट सुनाई देने लगी। ये वे कबीले के सदस्य और सैनिक थे जिन्हें उसने पहले नहीं मारा था। उन्होंने झट से खान, ओमेगा और ब्लैक वॉल को घेर लिया और तीनों पर अपनी बंदूकें तान दीं। उसने देखा कि अभी भी लगभग 40 शत्रु बचे हुए थे, लेकिन ना तो वो डगमगाया हुआ दिखा और ना ही उसे किसी खतरे का आभास हुआ। तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो कमीने, मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा, मैं तुम्हारी हड्डियां एक एक करके तोड़ दूंगा जब तक कि तुम चीख ना उठो और जन्म लेने पर पछताना करो। तुमने मेरे भाई, मेरे पिता और मेरी मां को मार डाला, अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। स्ट्रैगाबॉर दहाड़ा, उसकी कुल्हाड़ी चमक उठी और उसके शरीर से एक पीली आभा निकलने लगी। ये एक ग्रैंड मास्टर रैंक के योद्धा की पूरी शक्ति थी। इस आभा के कारण सिगर्ड कबीले के अन्य सदस्य भी तनावग्रस्त हो गए। सौभाग्यवश ये आभा उन्हें नहीं बल्कि घेरे के बीच में खड़े व्यक्ति को निशाना बना रही थी। मैंने ये बात तुम्हारे भाई को भी एक बार बताई थी और तुम्हें भी बता रहा हूं, मैं तुम्हारे आसपास नहीं हूं। स्विश, थड, डिंग, पिटर, एक एक करके दर्जनों विशाल काली आकृतियां खान के शरीर से बाहर निकलीं। 5 और भयानक आकृतियां, जिनमें 6 जनरलों के शेष सदस्य शामिल थे, 20 से अधिक विशाल मिनाटौर और उसके बाद 30 से 40 काली मकड़ी जैसी अप्सरा राक्षस उसकी छाया से निकले और कुछ ही सेकंड में पूरे मैदान को भर दिया। उनकी संख्या पहले आए सैनिकों से दोगुनी थी। युद्ध में प्रभुत्व। खान ने अपने अत्यंत घातक और अराजक काले और लाल रंग के आवरण को आसपास के क्षेत्र और उसे घेरने वाले सभी दुश्मनों पर फैला दिया। तुम सब मेरे चारों ओर घिरे हुए हो। गर्जना। ओमेगा ने दहाड़ लगाई और खान के सेना के अधीनस्थों को आदेश दिया और उन्होंने अपने चारों ओर मौजूद लोगों पर युद्ध छेड़ दिया। क्लैंग, शिंक, रिप। इससे पहले कि विरोधी समझ पाते कि क्या हो रहा है, एक भीषण लड़ाई शुरू हो गई। राक्षस, कबीले के एक सदस्य ने चिल्लाया, इससे पहले कि वो मिनटौर के लकड़ी के डंडे के नीचे कुचला जाए। आह नहीं, एक आदमी दर्द से चीखा जब काली रेंगती अप्सराओं ने उसका पेट फाड़ दिया और उसकी आंतें और आंतरिक अंग बाहर निकाल लिए। मेरी मदद करो, एक महिला ने चिल्लाया जब उसने एक मिनटौर को अपनी ओर आते देखा और भागने लगी। स्विश, कुछ कदम दौड़ने से पहले ही एक लंबा और कठोर तीर उसके सिर में जा लगा। ये तीर ओलिवर ने चलाया था, जो पहले से ही लकड़ी के घर की छत पर तैनात था। चीख और विलाप की आवाजें गूंज उठीं जब सेरिल ने अपने जादुई मंत्रों से लोगों के एक समूह को जिंदा जला दिया और कुछ और लोगों को बर्फीले कांटों से मार डाला। जुग्राम ने अपनी कुल्हाड़ी और विशाल तलवार से दुश्मनों के समूह को चीरते हुए शरीरों को 2 हिस्सों में काट डाला और खून जमीन पर फैल गया। उसके वार इतने शक्तिशाली थे कि ढाल लिए हुए लोग भी उसके एक वार से बच नहीं पाए। भागो, कुछ लोग चिल्लाए और घटनास्थल से भागने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो द्वार के पास भी पहुंच पाते, एक काली परछाई उनके पास से गुजरी और कई लोगों को अपने दिल और गर्दन में तेज दर्द महसूस हुआ। काली आकृति परछाई से निकली और अपने सामने मर रहे लोगों को घूरने लगी। ये रोनिन था। 500 मीटर लंबा मैदान अब एक खूनी लड़ाई से भर गया था। खून और आंतें जमीन को लाल रंग से रंग रही थीं। तुम किस तरह के राक्षस हो? स्ट्रैगाबॉर चिल्लाया और खान पर झपटा। उसने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को बेहद तेजी से अपने सामने खड़े आदमी पर चलाई। क्लैंग, लेकिन कुल्हाड़ी उस आदमी को लगने से पहले ही एक विशाल ढाल ने हमले का वार झेल लिया और मुश्किल से एक कदम पीछे हटी। आवरण से पूरी तरह ढके हुए और दूसरे हाथ में युद्ध कुल्हाड़ी लिए एक बेहद लंबा और मांसल शरीर स्ट्रैगाबॉर पर गुर्राया। वो कोई और नहीं बल्कि ब्लैक वॉल था। तुम आगे नहीं बढ़ सकते, ब्लैक वॉल ने अपनी देहाती आवाज में घोषणा की। गर्जना हुई। एक भयानक और कान फाड़ देने वाली गर्जना पूरे इलाके में गूंज उठी और सिगर्ड कबीले के लोग अपना संतुलन खो बैठे और मौके पर ही अचेत हो गए। ये ब्लैक वॉल का बैटल रोड था, जो 100 मीटर के दायरे में सभी दुश्मनों को अचेत कर सकता था। उसके साथ ही अधीनस्थ और खान इस कौशल से प्रतिरक्षित थे। सिर्फ इसी एक कौशल के दम पर युद्ध क्षेत्र की स्थिति पूरी तरह उनके पक्ष में बदल गई, क्योंकि अधिकांश दुश्मन अब निष्क्रिय हो चुके थे और मारे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ओमेगा ने स्ट्रैगाबोर पर हमला किया और अपने श्रेडर पंजे चला दिए। ये शुद्ध और विनाशकारी माना पंजे का दूर से किया गया हमला था। स्ट्रैगाबोर ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी से हमले को रोक दिया, लेकिन कुछ कदम पीछे हट गया और उसका हाथ सुन्न हो गया। हमला बहुत ही शक्तिशाली था।
तुम कौन हो? स्ट्रैगाबोर ने रक्षात्मक मुद्रा अपनाते हुए पूछा। दोनों प्रतिद्वंद्वी इतने शक्तिशाली थे कि वो उन्हें अपने उन हमलों से भी पराजित नहीं कर सकता था जिनसे आमतौर पर एक मिनटॉर को भी 2 टुकड़ों में काट दिया जाता था। ठीक उसी समय खान की दमदार आवाज उनके कानों में पड़ी। ऐसा व्यक्ति जिससे आपको पंगा नहीं लेना चाहिए था। एक एक करके पीड़ादायक चीखें और विलाप सिगर्ट कबीले के घरों और इमारतों के पूरे भीतरी क्षेत्र में गूंजने लगे। कान की सेना और उसके जनरलों के भयावह हमले के तहत दुश्मन पक्ष के पुरुष और महिलाएं दोनों जमीन पर गिर पड़े और शव युद्ध के मैदान में बिखर गए। इस युद्ध क्षेत्र के दूसरे छोर पर एक व्यक्ति 2 विशालकाय आकृतियों और हाथ में तलवार लिए एक इंसान से लड़ रहा था। विंड कटर। कान ने स्ट्रैगाबोर पर तलवार से एक और दूर से हमला किया, जबकि ब्लैक वॉल ने अपनी विशाल ढाल के साथ हमला बोल दिया। धरती चकनाचूर। ब्लैक वॉल ने अपने कौशल का उपयोग करते हुए आसपास के 30 मीटर के क्षेत्र को चकनाचूर कर दिया और इस क्षेत्र में जमीन तुरंत फट गई। कान और ओमेगा पहले ही हवा में उड़ान भर चुके थे। हाइव माइंड कौशल का उपयोग करके कान अपने अधीनस्थों को अपने आदेशों के अनुसार लड़ने और कौशल का उपयोग करने का निर्देश दे सकता था, और मानसिक जुड़ाव के कारण उसे भी पता होता था कि आगे क्या होने वाला है। दूसरे शब्दों में कहें तो उनका समन्वय उन लोगों से भी बेहतर था जिन्होंने वर्षों तक एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। जमीन के फटने और उससे उत्पन्न झटके से स्ट्रैगाबोर का शरीर हवा में उछल गया। क्लैंग। इससे पहले कि उसका शरीर दोबारा जमीन पर गिर पाता, कान की तलवार ने उसे 2 हिस्सों में काटने की कोशिश की और उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके तलवार के वार से अपना बचाव किया। स्ट्रैगाबोर का शरीर जमीन पर पटकते ही वो 10 मीटर दूर जा गिरा। कान ने पूरी ताकत से हमला किया था। तभी ओमेगा दाहिनी ओर से तेजी से दौड़ा और अपने पंजों से स्ट्रैगाबोर पर हमला कर दिया। उस पर बार-बार और बेरहमी से पंजे चलाए और हर हमले के साथ उसे पीछे धकेल दिया। अगर मुकाबला सिर्फ एक मजबूत प्रतिद्वंदी से होता तो वो इसे संभाल सकता था, लेकिन यहाँ 3 मजबूत प्रतिद्वंदी थे, जिनमें से 2 एक नौसिखिए ग्रैंडमास्टर रैंक के फाइटर के बराबर थे। स्ट्रैगाबोर स्वयं एक मध्यवर्ती ग्रैंडमास्टर रैंक का योद्धा था, लेकिन उसे ताकत के मामले में केवल एक नौसिखिए ग्रैंडमास्टर पर ही बढ़त हासिल होती, 2 नौसिखियों पर नहीं। मुझे कम मत समझो, स्ट्रैगाबोर चिल्लाया और घनी माना ऊर्जा की एक दीवार खड़ी कर दी जिसने ओमेगा को पीछे धकेल दिया। उसकी कुल्हाड़ी से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होने लगी जिसने उसके आसपास की जमीन को जला दिया। उसने ओमेगा पर कुल्हाड़ी से विनाशकारी हमला किया और जमीन पर वार किया। दरार। एक विनाशकारी लहर ने धरती को 2 हिस्सों में बांट दिया और ओमेगा की ओर बढ़ गई, जिससे धरती 2 भागों में बट गई। धमाका। एक विशाल ढाल ने इस हमले को रोक दिया और ब्लैक वॉल और ओमेगा दोनों ही इसके प्रभाव से पीछे की ओर गिर पड़े। हालांकि वो व्यक्ति उनसे कद में छोटा और पतला था, लेकिन उसकी ताकत निश्चित रूप से उन दोनों से कहीं अधिक थी। स्ट्रैगाबोर झट से मुड़ा और उसने अपनी कुल्हाड़ी घुमा दी। डिंग। कान, जिसने अभी अभी पीछे से हमला किया था, 5 मीटर तक पीछे धकेल दिया गया। उसके हाथ तलवार पर से लगभग छूट ही गए थे। स्ट्रैगाबोर वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी था। अगर संख्या बल का लाभ और मुख्य रूप से ब्लैक वॉल द्वारा हमलों के खिलाफ प्रभावी बचाव न होता तो कान और ओमेगा को उस व्यक्ति पर हमला करने का मौका नहीं मिलता। ब्लैक वॉल हवा में उछला और उसने अपनी एक्स स्प्लिटर स्किल का इस्तेमाल किया। उसकी विशालकाय बैटल एक्स पर जमा भारी मात्रा में माना शरीर स्ट्रैगाबोर के शरीर पर जा गिरी, क्योंकि उस व्यक्ति ने तेजी से इस क्रूर और शक्तिशाली हमले से बचाव करने की कोशिश की। वो आखिरी क्षण में बड़ी मुश्किल से गेंद को रोक पाया और कुछ मीटर पीछे की ओर गिर पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता, ओमेगा ने अपने श्रेडर पंजों से उसके सिर के ऊपर से हमला कर दिया। आह! स्ट्रैगाबोर चीख उठा, क्योंकि वो अपने शरीर पर हुए इस अत्यंत विनाशकारी पंजे के हमले से बचाव करने में विफल रहा। ब्लर्ग। उसने मुंह भर के खून थूका और अंत में युद्ध क्षेत्र के दूसरी ओर देखा। अपने कबीले के लोगों और जिनके साथ वो पला बढ़ा था, उन्हें राक्षसों की इस सेना द्वारा मारे जाते देखा। तुम युद्ध के मैदान में अकेले हो। तुम्हारे सभी साथी मारे गए हैं। हर कोई खत्म हो गया है। तुम्हारे कबीले के सभी लोग मारे जा चुके हैं। बेचुप। क्या मैं तुमसे इस कारण से नफरत करने का हकदार नहीं हूं? कान ने नफरत भरे स्वर में पूछा। उस व्यक्ति ने कबीले के सदस्यों को मारने के बारे में चुनना पसंद किया। हालांकि उसका मुकाबला सिर्फ स्ट्रैगाबोर से था, लेकिन उसने सभी को मारने का फैसला किया ताकि बाद में उसे दिक्कत ना हो। तुम्हारे यही हाल होने थे। जब तुमने मेरे भाई की हत्या की थी, तब भी तुमने यही सोचा होगा ना? यही उल्टी न्याय है। स्ट्रैगाबोर को झटका लगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस तरह से इतना शक्तिशाली बन गया और कैसे इतनी कम उम्र में काम शुरू कर दिया? अगर मैं इतना बेवकूफ होता तो शायद मेरी मौत कभी का हो चुकी होती और मेरे लिए काफी मुश्किल होता। कान ने उस व्यक्ति पर धीमी आवाज में व्यंग कसा। अगले क्षण स्ट्रैगाबोर के बाएं हाथ से, जो उसके चमड़े के कवच के पीछे छिपा हुआ था, उसने 30 मीटर की दूरी से शॉर्ट्समैन और फायरबोल्ट जैसे लंबी दूरी के मैना शक्ति संचालन शुरू कर दिए। ये हमले स्ट्रैगाबोर के बाएं हाथ पर तब हुए जब वो दूसरी ओर देख रहा था।
फ्रॉस्ट पाइक, वाटर ब्लेड जैसे दूसरे कई शक्तिशाली जादुई मंत्र भी उसके दाहिने हाथ से तुरंत लागे गए। अगर देखा जाए तो कान दोनों हाथों से अलग अलग प्रकार के मंत्रों का उपयोग कर सकता था। दाएं हाथ से धड़कती आग और बाएं हाथ से धरती के थपेड़े। एक साथ 4 तरह के भिन्न भिन्न तत्वों के मंत्र कान के हाथों से निकल रहे थे, और इनमें से प्रत्येक का तालमेल स्ट्रैगाबोर के लिए बहुत मुश्किल भरा था। एक एक करके पीड़ादायक चीखे और विलाप सिगर्ट कबीले के घरों और इमारतों के पूरे भीतरी क्षेत्र में गूंजने लगे। कान की सेना और उसके जनरलों के भयावह हमले के तहत दुश्मन पक्ष के पुरुष और महिलाएं दोनों जमीन पर गिर पड़े और शव युद्ध के मैदान में बिखर गए। इस युद्ध क्षेत्र के दूसरे छोर पर एक व्यक्ति 2 विशालकाय आकृतियों और हाथ में तलवार लिए एक इंसान से लड़ रहा था, विंड कटर। कान ने स्ट्रैगाबोर पर तलवार से एक और दूर से हमला किया, जबकि ब्लैकवॉल ने अपनी विशाल ढाल के साथ हमला बोल दिया। धरती चकनाचूर। ब्लैकवॉल ने अपने कौशल का उपयोग करते हुए आसपास के 30 मीटर के क्षेत्र को चकनाचूर कर दिया और इस क्षेत्र में जमीन तुरंत फट गई। कान और ओमेगा पहले ही हवा में उड़ान भर चुके थे। हाइव माइंड कौशल का उपयोग करके कान अपने अधीनस्थों को अपने आदेशों के अनुसार लड़ने और कौशल का उपयोग करने का निर्देश दे सकता था, और मानसिक जुड़ाव के कारण उसे भी पता होता था कि आगे क्या होने वाला है। दूसरे शब्दों में कहें तो उनका समन्वय उन लोगों से भी बेहतर था जिन्होंने वर्षों तक एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। जमीन के फटने और उससे उत्पन्न झटके से स्ट्रैगाबोर का शरीर हवा में उछल गया। क्लैंग। इससे पहले कि उसका शरीर दोबारा जमीन पर गिर पाता, कान की तलवार ने उसे 2 हिस्सों में काटने की कोशिश की और उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके तलवार के वार से अपना बचाव किया। स्ट्रैगाबोर का शरीर जमीन पर पटकते ही वो 10 मीटर दूर जा गिरा। कान ने पूरी ताकत से हमला किया था। तभी ओमेगा दाहिनी ओर से तेजी से दौड़ा और अपने पंजों से स्ट्रैगाबोर पर हमला कर दिया। उस पर बार बार और बेरहमी से पंजे चलाए और हर हमले के साथ उसे पीछे धकेल दिया। अगर मुकाबला सिर्फ एक मजबूत प्रतिद्वंदी से होता तो वो इसे संभाल सकता था, लेकिन यहाँ 3 मजबूत प्रतिद्वंदी थे, जिनमें से 2 एक नौसिखिए ग्रैंड मास्टर रैंक के फाइटर के बराबर थे। स्ट्रैगाबोर स्वयं एक मध्यवर्ती ग्रैंड मास्टर रैंक का योद्धा था, लेकिन उसे ताकत के मामले में केवल एक नौसिखिए ग्रैंड मास्टर पर ही बढ़त हासिल होती, 2 नौसिखियों पर नहीं। मुझे कम मत समझो, स्ट्रैगाबोर चिल्लाया और घनी माना ऊर्जा की एक दीवार खड़ी कर दी जिसने ओमेगा को पीछे धकेल दिया। उसकी कुल्हाड़ी से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होने लगी जिसने उसके आसपास की जमीन को जला दिया। उसने ओमेगा पर कुल्हाड़ी से विनाशकारी हमला किया और जमीन पर वार किया। दराड़। एक विनाशकारी लहर ने धरती को 2 हिस्सों में बांट दिया और ओमेगा की ओर बढ़ गई, जिससे धरती 2 भागों में बंट गई। धमाका। एक विशाल ढाल ने इस हमले को रोक दिया और ब्लैक वॉल और ओमेगा दोनों ही इसके प्रभाव से पीछे की ओर गिर पड़े। हालांकि वो व्यक्ति उनसे कद में छोटा और पतला था, लेकिन उसकी ताकत निश्चित रूप से उन दोनों से कहीं अधिक थी। स्ट्रैगाबोर झट से मुड़ा और उसने अपनी कुल्हाड़ी घुमा दी। डिंग। कान, जिसने अभी अभी पीछे से हमला किया था, 5 मीटर तक पीछे धकेल दिया गया। उसके हाथ तलवार पर से लगभग छूट ही गए थे। स्ट्रैगाबोर वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी था। अगर संख्या बल का लाभ और मुख्य रूप से ब्लैकवॉल द्वारा हमलों के खिलाफ प्रभावी बचाव न होता तो कान और ओमेगा को उस व्यक्ति पर हमला करने का मौका नहीं मिलता। ब्लैकवॉल हवा में उछला और उसने अपनी एक्स स्प्लिटर स्किल का इस्तेमाल किया। उसकी विशालकाय बैटल एक्स पर जमा भारी मात्रा में माना शरीर स्ट्रैगाबोर के शरीर पर जा गिरी, क्योंकि उस व्यक्ति ने तेजी से इस क्रूर और शक्तिशाली हमले से बचाव करने की कोशिश की। वो आखिरी क्षण में बड़ी मुश्किल से गेंद को रोक पाया और कुछ मीटर पीछे की ओर गिर पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता, ओमेगा ने अपने श्रेडर पंजों से उसके सिर के ऊपर से हमला कर दिया। आह! स्ट्रैगाबोर चीख उठा, क्योंकि वो अपने शरीर पर हुए इस अत्यंत विनाशकारी पंजे के हमले से बचाव करने में विफल रहा। ब्लर्ग। उसने मुंह भर के खून थूका और अंत में युद्ध क्षेत्र के दूसरी ओर देखा। अपने कबीले के लोगों और जिनके साथ वो पला बढ़ा था, उन्हें राक्षसों की इस सेना द्वारा मारे जाते देखा। जब आपने मेरे भाई की हत्या की थी, तब भी आपने यही सोचा होगा ना? यही उल्टी न्याय है। स्ट्रैगाबोर को झटका लगा। क्या आपके पास कोई अंतिम शब्द है? कान ने पूछा। भाड़ में जाओ, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे आदमी ने दहाड़ते हुए कहा। स्लैश। एक कटा हुआ सिर जमीन पर गिरा, उसके बाद एक बिना सिर वाला शरीर भी गिरा। कान ने, जिसने अपनी तलवार से उस आदमी का सिर काट दिया था, बेजान लाश की ओर देखा। कितना बदतमीज आदमी है, अपने हत्यारे की भावनाओं की उसे जरा भी परवाह नहीं है। कान ने स्ट्रैगाबोर के सिर कटे शरीर पर अपना हाथ रखा और अपनी दिव्य क्षमता एबिलिटी एब्जॉर्प्शन का इस्तेमाल किया। महज 20 मिनट बाद उसका काम पूरा हो गया, लेकिन उसने अपनी नई क्षमताओं की जांच करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि जल्द ही लड़ाई की खबर कई लोगों तक पहुंच जाएगी और लोग जांच पड़ताल करने आ जाएंगे। उसका एकमात्र फायदा ये था कि लड़ाई इस परिसर के सबसे भीतरी इलाके में हुई थी, इसलिए कुछ समय तक किसी को भी हलचल का पता नहीं चलेगा। लेकिन कान इतना मूर्ख नहीं था कि ये सोचे कि लोगों को पता न चलने के तरीके नहीं होंगे।
कबीले के कई दुश्मन या दूर से उन पर नजर रखने वाले लोग जरूर कुछ न कुछ गायब होने का पता लगा लेते। इसलिए कान के पास कार्रवाई करने और आगे जो करने वाला था उसे करने के लिए बहुत कम समय था। उस कुल्हाड़ी को उठाओ, उसने ब्लैकवॉल को आदेश दिया। उसके दुश्मन द्वारा इस्तेमाल किया गया यह हथियार निस्संदेह एक दुर्लभ या यहाँ तक कि एक महाकाव्य श्रेणी का हथियार था, क्योंकि इससे उन पर किए गए हमले बहुत शक्तिशाली थे और लड़ाई के दौरान ये बहुत चमक रहा था। फिर उसने चीरने वाले पंजे को सक्रिय किया और स्ट्रैगाबोर का दिल निकाल लिया। उसने उसे कुचल दिया और अंत में उसे एक सुनहरा कोर महसूस हुआ। ये स्ट्रैगाबोर का मूल तत्व था, एक ग्रैंड मास्टर का मूल तत्व। कान में अपनी कुछ अप्सराओं को संपत्ति के चारों ओर निगरानी के लिए तैनात कर दिया, क्योंकि वे उसके पास मौजूद सबसे अच्छे सेंसर थे। ये राक्षस शरीर के तापमान के आधार पर दुश्मनों को भांप लेते थे। उसने अपने अधीनस्थ रेंजर ऑलिवर को प्रभारी बनाया, क्योंकि कान के सभी अधीनस्थों में से अप्सराओं के सरदार के साथ मिल जाने के बाद उसकी दृष्टि और शिकार करने की क्षमता सबसे अधिक थी। 6 जनरलों को छोड़कर ओमेगा और ब्लैकवॉल समेत बाकी सभी उसकी परछाई में लौट आए और कान उस मुख्य इमारत की ओर भागा जहां स्ट्रैगाबोर और उसके माता पिता रहते थे। अब करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। इस कुलीन परिवार ने दशकों से जो भी संपत्ति संचित की थी उसे लूट लो। इसलिए नहीं कि वो एक मामूली चोर था, बल्कि इसलिए कि वो अपनी संपत्ति को उन भेड़ियों से बचाना चाहता था जिनकी शायद उस पर नजर थी। कान एक संत थे जो केवल इसकी रक्षा कर रहे थे। क्या तुम्हें चाबियां मिली? कान ने रोनिन से पूछा। उस दुष्ट अधीनस्थ ने एक धातु का बक्सा निकाला और उसे खोला। इतनी सारी? कान ने बक्से के अंदर चाबियों की संख्या देखकर कहा। उनमें से कई वास्तव में बहुत बड़ी और भारी थीं, मानो किसी खजाने की पेटी का ताला खोलती हों। चलो चलते हैं, उसने कहा। कान और 6 जनरलों ने तेजी से विभिन्न कमरों और तहखाने की मंजिलों की तलाशी ली ताकि पता चल सके कि सारा पैसा कहाँ छिपा हुआ है। वो सबसे पहले परिवार के मुखिया के कार्यालय में गया और एक चाबी का उपयोग करके एक चित्र के पीछे छिपी तिजोरी को खोला और उसमें जमीन और व्यवसायों से संबंधित कई दस्तावेज और विलेख पाए। माफ करना, सिर्फ नकद पैसे ही चलेंगे भाई, कान ने कहा और कागज फेंक दिए। तिजोरी में उसे सिर्फ एक सोने की अंतरिक्ष अंगूठी दिखी और उसने बिना देखे ही उसे अपनी जेब में रख लिया। जब कान ने कबीले के मुखिया के मुख्य कार्यालय की तलाशी ली तो पुजारी के अधीनस्थ आर्मिन को अंततः इस इमारत के निचले तल पर एक विशाल मिधालत दरवाजा मिला। पकड़ लिया। आर्मिन से संदेश मिलते ही कान मुस्कुराया और बाकी जनरलों के साथ जो अन्य स्थानों की तलाशी ले रहे थे इमारत के तहखाने में भाग गया। अब वो 8 मीटर ऊंचे मिधालत दरवाजे के सामने खड़ा हुआ और मिधालत बक्से से चाबियां निकाली। दरवाजे में 2 छेद हैं, लेकिन चाबी के डिब्बे के अंदर सिर्फ एक ही चाबी है जिसका इस्तेमाल यहां किया जा सकता है, कान ने कहा और दूसरी चाबी के संभावित ठिकाने के बारे में सोचने लगा। अंतरिक्ष की अंगूठी, कान ने कहा और सोने की अंगूठी निकाल ली। आजकल वो जिस स्पेस रिंग का इस्तेमाल करता था, इस सोने की अंगूठी में ज्यादा जगह नहीं थी, लेकिन इसमें 100 से अधिक ए रैंक कोर, कुछ रत्न और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एक बड़ी काली चाबी थी। कान ने एक बटन निकाला और रोनिन ने दूसरा बटन पकड़ लिया। दोनों ने एक ही समय पर बटन घुमाए। क्रैंग! मिधालत दरवाजा खुला और कान ने उसे अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। ये दरवाजा वास्तव में अत्यधिक विनाशकारी हमलों से बचाव के लिए बनाया गया था और ओमेगा और कान के हमलों के बावजूद इसे तोड़ने में उन्हें आधा घंटा लग जाता। जैसे ही दरवाजा आखिरकार खुला और दीवार से टकराया, कान ने आखिरकार इस नए जीवन में देखा गया सबसे शानदार दृश्य देखा। क्योंकि ये प्रकृति का कोई शांत या सुंदर दृश्य नहीं था, ये उससे कहीं अधिक गहन और निर्मल था। उसकी आंखें सुनहरी चमक से जगमगा उठीं और कान लगभग जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि वो अनजाने में लार टपकाने लगा था। उसके सामने सोने के कुछ सिक्कों का ढेर था, माणिक्य और हीरों से भरे हुए खजाने। कमरे की बाईं ओर दर्जनों दुर्लभ और उत्कृष्ट श्रेणी के हथियार, कवच, ढाल और सहायक उपकरण पड़े थे। ये सभी विभिन्न रंगों में चमक रहे थे और अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली धातुओं और सामग्रियों से बने थे। दाईं ओर बड़े बड़े लकड़ी के संदूक थे जो माना अयस्क औषधि और दुर्लभ जड़ी बूटियों से भरे थे। अलमारियों पर जादू से संबंधित सैकड़ों ग्रंथ और किताबें रखी थीं। उनमें से कई प्राचीन पुस्तकें प्रतीत होती थीं जो इतने वर्षों के बाद थोड़ी जर्जर हो गई थीं। और इस कमरे के अंत में ढेर सारी जादुई आकृतियों मौजूद हैं। हा 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 हा! कान पागलों की तरह हंसने लगा, मानो कोई दानव राजा हो जिसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सफलतापूर्वक खोज लिया हो। उसकी शक्ल सूरत किसी बड़े माफिया सरदार या विलन से कम नहीं थी। कान सोने के कुछ सिक्कों के ढेर की ओर बढ़ा और ठीक बीच में कूद पड़ा। उसका शरीर उस सोने में ऐसे तैर रहा था जैसे स्क्रूज मैकडक की तरह। मैं अमीर हूं, मैं वास्तव में अमीर हूं। वो हंसा और भाग्य की सुनहरी नदी में तैरता रहा। मैंने सालों तक गुलामी करते हुए अपना जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन पैसे होने का सुख कभी नहीं चखा। लेकिन ये खुशी तो बहुत ही संतोषजनक है, कान ने अपने चेहरे पर चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। उसने अपना छोटा सा आनंदमय तैरने का सेशन रोक दिया और अपनी सारी दौलत को अपने स्पेस रिंग में रखने लगा, जो किसी छोटे गोदाम से कम नहीं था।
सौभाग्य से उसके पास इतनी बड़ी रिंग थी, वरना इतनी दौलत को उसमें रखना नामुमकिन था। जब कान ने सिगड़ कबीले की पूरी संपत्ति लूट ली तो उसने जाने का फैसला किया। कान अपने कदमों पर ही रुक गया क्योंकि उसके दिमाग में एक और कपटीपूर्ण विचार आ गया। चलिए कुछ आतिशबाजी करते हैं। फ्लाउड सिटी, जिसकी आबादी 2 मिलियन से अधिक थी, कोमल और सुखदायक चांदनी में सो रही थी। इस रात की शांति ने सबसे खूबसूरत सूर्योदय को भी फीका कर दिया। लेकिन इस मनमोहक दृश्य के बीच शहर का पूर्वी छोर अचानक तेज लाल रंग से चमक उठा। धुएं के बादल अचानक सिगर्ट कबीले की पैतृक इमारतों में बहर गए और इस अचानक गर्मी और चमक ने कुछ किलोमीटर दूर स्थित कई घरों को जगा दिया। जली हुई लकड़ी के छोटे छोटे अंगारे इन बस्तियों के पास तक पहुंच गए। फिलहाल कबीले के परिसर के भीतर दर्जनों घरों में आग लगी हुई थी और उनमें से कबीले के मुखिया का मुख्य घर सबसे तेजी से जल रहा था। काहन ने यहाँ नए अधीनस्थ बनाने या स्ट्रेगाबोर के शरीर को किसी अन्य अधीनस्थ के साथ मिलाकर विकास करने की जहमत नहीं उठाई। इसमें बहुत समय लग जाता और उसके पास समय की कमी थी। काहन द्वारा खजाने को खाली करने के बाद उसने और सेरिल ने मुख्य भवन और आसपास की इमारतों पर दर्जनों अग्नि मंत्र फेंके। उन्होंने एक भव्य प्रदर्शन किया जिसके बारे में कल सुबह तक पूरे शहर को पता चल जाएगा। उसने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे उसके 2 मुख्य कारण थे। पहला, इस घटना का इस्तेमाल करके वो कुलीन परिवार के वारिसों को पीटने की अफवाहों को दबाना चाहता था, क्योंकि अगर ये खबर बहुत फैल जाती तो कई रईस उसे निशाना बनाते और उसकी जिंदगी मुश्किल बनाने की कोशिश करते। ऐसा नहीं था कि वो उनमें से किसी से डरता था, बस वो इन लोगों के साथ बेवजह के झगड़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और न ही उत्पीड़क उत्पीड़ित का खेल खेलना चाहता था। ये कोई ऐसी कहानी नहीं थी जिसमें एक आम आदमी को कुछ रईसों और अभिजात वर्ग द्वारा धमकाया और परेशान किया जाता है और फिर वो ताकत हासिल करके उन लोगों से लड़ता है जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। काहन उन घिसी-पिटी कहानियों का नायक नहीं था जो उपन्यासों और मांगा की दुनिया में नए नए कदम रखने वाले किशोरों के लिए लिखी जाती हैं। उसके पास करने के लिए बहुत कुछ था और हासिल करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य भी था। दूसरा कारण ये था कि वो सिगर्ड वंश के महत्वपूर्ण सदस्यों का सफाया करके सत्ताधारी और सबसे प्रभावशाली शक्तियों में अराजकता फैलाना चाहता था, क्योंकि किसी को भी ये शक नहीं होगा कि केवल एक व्यक्ति ने इतना बड़ा नरसंहार किया है और यहाँ तक कि एक ग्रैंड मास्टर रैंक के योद्धा की हत्या भी की है। इसे किसी अन्य कुलीन वंश या इस वंश के किसी शत्रु का काम माना जाएगा और ये इन शक्तिशाली अधिकारियों और वंशों को एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए काफ़ी होगा और मुख्य अपराधी जनता की नज़रों से दूर रहेगा। इसीलिए उसने स्ट्रेगाबोर के शव को अपने साथ ले जाने के बजाय ज़मीन पर ही छोड़ दिया। चूंकि काहन ने खून से कुछ भी नहीं लिखा था, इसलिए कोई भी इसे अज़राइल से नहीं जोड़ेगा और एक उच्च कोटि के तलवारबाज के रूप में उसकी प्रतिष्ठा पर भी कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति मजिस्ट्रेट की पार्टी से अभी अभी लौटा हो उसके पास अकेले इतने सारे लोगों को संगठित करने और मारने का समय नहीं होगा। सार्वजनिक जानकारी के अनुसार उसका स्ट्रेगाबोर से कमज़ोर होना ही उसकी कहानी को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा, अगर कभी ऐसी कोई जांच होती है तो। इसके अलावा उनमें से अधिकांश लोग इस कबीले के नाम पर मौजूद व्यवसायों और संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे होंगे। केवल धन दौलत ही उनके लिए एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए काफ़ी थी। तो ये आग एक संदेश देने के लिए काफ़ी थी। अब आगे क्या होगा उसकी उसे कोई चिंता नहीं थी। वो गिद्धों को मांस के लिए आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को नोचने देगा। काहन ने शैडो वॉक का इस्तेमाल किया और आग बुझाने के लिए कोई मदद पहुंचने से पहले ही घटनास्थल से भाग निकला। वो एक ऊंचे टावर के ऊपर खड़ा था और उसने खुद को फिर से काले लबादे से ढक लिया था। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, जादूगरों की एक टुकड़ी शहर के दक्षिण से उड़कर आई और सैनिक सड़कों पर मार्च करने लगे। काहन ने जो देखा वो आग बुझाने का एक समन्वित प्रयास था। कई जादूगरों ने जलते हुए घरों और इमारतों को बुझाने के लिए पानी और बर्फ के मंत्रों का इस्तेमाल किया ताकि आग को फैलने से रोका जा सके, जिससे शहर में आसपास की इमारतें प्रभावित हो सकती थीं। पूरा शो देखने के बजाय काहन शैडो वॉक का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से अपने बंगले में वापस चले गए और अंत में उन्होंने एक सुखद और गर्म स्नान का आनंद लिया। पिछले 8 घंटे उनके लिए बेहद थकाने वाले थे, चाहे वो भोज हो या नरसंहार। एक दिन में काहन के लिए बहुत कुछ हो चुका था। आखिरकार जब उसके द्वारा रचे गए आतिशबाजी के कारण हजारों लोग जाग रहे थे, तब उसने चैन की नींद का आनंद लिया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे रसोइये द्वारा परोसा गया एक भरपूर और स्वादिष्ट नाश्ता मिला, जो किसी कारणवश बहुत जल्दी आ गया था। यहाँ तक कि नौकर जेरोम भी बिना किसी कारण के बहुत हंसमुख और आज्ञाकारी प्रतीत होता था। जेरोम, तुम किसी वजह से काफ़ी खुश लग रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है? काहन ने पूछा। वेल, ये खबर तो वाकई अच्छी है, क्योंकि कल रात सिगर्ड कबीले का नरसंहार हो गया। जेरोम ने खुशी से जवाब दिया। क्या? ये कैसे हुआ? काहन ने आश्चर्य और अज्ञानता का अभिनय करते हुए पूछा।
कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी दूसरे कुलीन परिवार ने किया, कुछ कहते हैं कि ये सेना ने किया, जबकि कुछ का दावा है कि ये अज़राइल ने किया। वेल, जो भी हो या जो भी हो, उन कमीनों को यही मिलना चाहिए था, जेरोम ने खुशी से भरे चेहरे के साथ कहा। वैसे महोदय, आपने अब शहर में काफ़ी नाम भी कमा लिया है, जेरोम ने अपने चेहरे पर एक सुखद मुस्कान के साथ कहा। और मैंने क्या किया? काहन ने पूछा, क्योंकि वो सही कारण के बारे में निश्चित नहीं था। महोदय, आपको नखरे दिखाने का बहुत शौक है। उन कुलीन लोगों को हराने की आपकी घटना तो आम लोगों में पहले ही फैल गई है। हम में से कई लोगों के लिए आप हमारे नायक से कम नहीं हैं, जेरोम ने बड़े गर्व से जवाब दिया। अरे, इन्होंने मुझसे झगड़ा किया था, इसलिए मुझे इन्हें कुछ तमीज़ सिखानी पड़ी, बस इतना सा। काहन ने अपने सामने रखे लजीज खाने का आनंद लेते हुए कहा। आज का खाना बाकी दिनों के मुकाबले कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। काहन ने अपने प्रशिक्षण और डंजन की यात्रा को टालने का फैसला किया, क्योंकि संभवतः वो आज अपना सारा समय किसी बहुत महत्वपूर्ण काम में बिताने वाला था। वो अपने सारे पैसे गिन रहा था। काहन ने सेरिल को अपने कमरे पर मौन अवरोध लगाने का आदेश दिया, जबकि रोनिन ने घर की सुरक्षा के लिए छुपकर पहरा दिया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके द्वारा पूरे कुलीन परिवार की संपत्ति हड़प कर भाग जाने की खबर फैले। रात की लड़ाई के बाद के हालातों की बात करें तो उसने अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़े थे, सिवाय इसके कि कोई ट्रैकिंग डिवाइस या सैटेलाइट के जरिए उसकी लोकेशन और उसके द्वारा तय की गई सभी जगहों को ट्रैक कर सके। लेकिन ये दुनिया इतनी उन्नत नहीं थी कि ऐसा संभव हो सके। काहन ने एक एक करके अपनी सारी चीजें निकाली और पिछली रात उसने कितना सामान इकट्ठा किया था ये गिनना शुरू किया। घंटों तक हर चीज को श्रेणियों और उपयोगों के आधार पर सूचीबद्ध करने की कोशिश करने के बाद आखिरकार वो काम पूरा कर पाया। उसकी असाधारण स्मृति एक बार फिर उसके लिए बेहद मददगार साबित हुई, क्योंकि अगर कोई और होता तो इतनी ज्यादा मात्रा होने के कारण काहन ने सेरिल को अपने कमरे पर मौन अवरोध लगाने का आदेश दिया, जबकि रोनिन ने घर की सुरक्षा के लिए छुपकर पहरा दिया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके द्वारा पूरे कुलीन परिवार की संपत्ति हड़प कर भाग जाने की खबर फैले। रात की लड़ाई के बाद के हालातों की बात करें तो उसने अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़े थे, सिवाय इसके कि कोई ट्रैकिंग डिवाइस या सैटेलाइट के जरिए उसकी लोकेशन और उसके द्वारा तय की गई सभी जगहों को ट्रैक कर सके। लेकिन ये दुनिया इतनी उन्नत नहीं थी कि ऐसा संभव हो सके। काहन ने एक एक करके अपनी सारी चीजें निकाली और पिछली रात उसने कितना सामान इकट्ठा किया था ये गिनना शुरू किया। घंटों तक हर चीज को श्रेणियों और उपयोगों के आधार पर सूचीबद्ध करने की कोशिश करने के बाद आखिरकार वो काम पूरा कर पाया। उसकी असाधारण स्मृति एक बार फिर उसके लिए बेहद मददगार साबित हुई, क्योंकि अगर कोई और होता तो इतनी ज्यादा मात्रा होने के कारण वो कुछ ही मिनटों में सब कुछ भूल जाता। इस मौन अवरोध के भीतर काहन फिर से ग्रीन गॉब्लिन की तरह हंसने लगा। शुक्र है कि अवरोध उसकी आवाज को उसके कमरे से बाहर निकलने से रोक रहा था। खुशी से उछलने और थोड़ा सा मून वॉक करने के बाद आखिरकार वो रुका। काहन ने संतुष्ट मुस्कान के साथ उस जगह की सामग्री पर अंतिम नजर डाली। उसे पूरा यकीन था कि मजिस्ट्रेट या सोलोमन भी अब उसके जितने अमीर नहीं थे। उसने फिर से यूं ही चीजों की सूची बनाना शुरू कर दिया। 7 महाकाव्य और 21 दुर्लभ श्रेणी के हथियार, 3 महाकाव्य और 13 दुर्लभ श्रेणी के कवच जो उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों से बने थे, जैसे कि अत्यंत रक्षात्मक दुर्लभ राक्षसों के शरीर के अंग। फिर उसकी नज़र माना अयस्कों पर पड़ी। कुल मिलाकर 2000 या उससे अधिक माना अयस्क। माना की गुणवत्ता के मामले में प्रत्येक अयस्क एक सी श्रेणी के राक्षस के मूल के बराबर था। ये अयस्क मुट्ठी के आकार के थे और इन्हें प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ था, क्योंकि गहरी भूमि के भीतर माना का संघनन एक दुर्लभ घटना थी। वहाँ 40 से अधिक उच्च श्रेणी और 90 मध्यम श्रेणी की स्वास्थ्यवर्धक औषधियाँ थीं। 1 दर्जन से अधिक दुर्लभ विषनाशक दवाएं भी थीं और पहली बार काहन ने माना बम देखे। उसने जो सीखा था उसके अनुसार इनका उपयोग खुले युद्ध में या राक्षसों के झुंड के विरुद्ध किया जाता था। प्रत्येक बम इतना शक्तिशाली था कि जहां से इसे फेंका जाता था वहां से 500 मीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट कर सकता था। ये लघु मिसाइलों के समान थे और ऐसे 5 बम थे। फिर वो उन दुर्लभ जड़ी बूटियों और सामग्रियों की ओर बढ़ा जिन्हें वो पहचान भी नहीं पा रहा था। उसके पास रसायन शास्त्र का कोई कौशल नहीं था और ना ही उसे कभी इन कौशलों को आत्मसात करने का अवसर मिला था। इसलिए वो दुर्लभ जड़ी बूटियों की प्रचुरता से अवगत नहीं था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि इनमें से एक भी वस्तु व्यर्थ नहीं थी। फिर उसकी नज़र दुर्लभ जादुई ग्रंथों पर पड़ी। वहाँ जीवन रक्षक ग्रंथों की भरमार थी, जैसे कि टेलीपोर्टेशन, अवरोध, मौलिक आक्रमण, स्तब्धता और पक्षाघात, दुर्बलता और विस्फोटक जादू।
उसके ज्ञान के अनुसार कोई भी इन चीज़ों को कौशल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता था और इन्हें काम करने के लिए जादुई संरचनाओं और डिज़ाइनों को अंकित करने की प्रक्रिया पर निर्भर रहना पड़ता था। एक निम्न श्रेणी का जादुई ग्रंथ बनाने के लिए भी कुशल जादूगरों और शिल्पकारों को मिलकर काम करना पड़ता था, और ऐसे 100 से भी ज्यादा स्क्रोल थे। उसने सचमुच खजाना पा लिया था, क्योंकि अगर एक दिन उसका सामना अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से हो जाए तो ये जादुई स्क्रोल उसे लड़ने और यहाँ तक कि जीतने में भी मदद कर सकते हैं, या सबसे बुरी स्थिति में अगर उसकी जान खतरे में हो तो उसे भागने में मदद कर सकते हैं। और अब बाकी बचे हुए एक संदूक दुर्लभ माणिक्य, हीरे, मोतियों और खनिजों से भरा था, जिनके बारे में उसने अपने पिछले जीवन में कभी सुना भी नहीं था। उसे एहसास हुआ कि अगर वो इन्हें किसी को बेच दे तो उसे आसानी से उस रकम से 10 गुना ज्यादा मिल जाएगा जो उसने 1 हफ्ते पहले निकोला को ये सामान बेचकर कमाई थी। अंगूठी के अंतिम खजाने को देखकर वो सबसे ज्यादा खुश हुआ, सोने के सिक्के। इससे पहले काहन को लगता था कि 60 से 70 हजार सोने के सिक्कों की निजी संपत्ति उसे शहर के 1000 सबसे अमीर लोगों में शामिल करने के लिए काफी थी, लेकिन अब उसे अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ। असल में इससे वो मुश्किल से 10,000 सबसे अमीर लोगों में शामिल हो पाएगा। वो सोने के सिक्कों के ढेर को प्रसन्न भाव से देखता रहा, क्योंकि उनकी गिनती पूरी करने के बाद उनकी भारी संख्या देखकर वो दंग रह गया था। 20 लाख सोने के सिक्के। जी हां, अब उसके पास इतने सोने के सिक्के थे, और ये तो अन्य सामग्रियों और रत्नों के मूल्य को छोड़कर थे। काहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस धन का आधा हिस्सा कैसे खर्च करेगा। ये उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। रुको, अगर सिर्फ एक कुलीन परिवार की इतनी दौलत है तो मुझे आश्चर्य है कि बाकी परिवारों के पास कितना पैसा होगा, काहन ने अपने चेहरे पर लालची और धूर्त मुस्कान के साथ कहा। मुझे लगता है कि अब मुझे संसाधनों और पैसों के लिए उस संदर्भ पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। मेरी पहले से ही अच्छी प्रतिष्ठा है, इसलिए उन बूढ़े लोगों से मुझे कोई मदद नहीं मिल सकती, काहन ने मन ही मन सोचा। उसे लोगों को मारने पीटने या अज़राइल के नाम का उपयोग करके न्याय दिलाने की कोई जरूरत नहीं थी। मौजूदा काहन को शुरुआत से ही सब कुछ मिल गया था। उसके पास ताकत थी, पैसा और संसाधन थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी प्रतिष्ठा थी। अब कोई भी उसे नीचा नहीं देखता था या जानबूझकर उससे झगड़ा नहीं करता था, क्योंकि अब वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे धमकाया या मारा जा सके, और शहर में किसी को भी इसके बारे में पता ना हो या कोई बात ना करे। इसके अलावा वो स्ट्रैगाबोर को पहले ही मार चुका था, जो कि अनुबंध का मूल कारण था। इसलिए व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो अब यह अनुबंध रद्द हो चुका है। दूसरे शब्दों में काहन अब किसी से बंधा नहीं था, वो किसी पर निर्भर नहीं था और जो चाहे करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र था, क्योंकि उस भोज के बाद शहर के सबसे धनी और उच्च वर्ग के लोगों के बीच उनके लिए कई द्वार खुल चुके थे। जल्द ही वे भी उनसे संपर्क स्थापित करेंगे और इधर उधर मित्रता स्थापित करेंगे। अब अगर वो शहर के सबसे ताकतवर लोगों के सामने बराबरी के स्तर पर खड़ा होना चाहता था तो उसके पास करने के लिए केवल एक ही काम बचा था, और ये था ग्रैंड मास्टर रैंक को पार करना। ये काहन के लिए निर्णायक क्षण था। वो जानता था कि भले ही वो इस शहर की अधिकांश आबादी से कहीं अधिक शक्तिशाली था, फिर भी वो अकेला ही था, और कौन जाने इस शहर में कितने ही घात लगाए बैठे बाघ और छिपे हुए अजगर। वो इतना मूर्ख नहीं था कि ये सोचे कि अब तक जिन लोगों से वो मिला था वही शिखर पर खड़े थे। इस जगह पर सर्वोच्च मास्टर रैंक का व्यक्ति बहुत बड़ी बात होता, लेकिन अगर वो और ऊंचे पदों पर पहुंच जाता तो मास्टर रैंक का योद्धा भी महत्वहीन हो जाता, और अभी भी कुछ काम बाकी थे जिन्हें पूरा करने के लिए उसे और अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। काहन ने स्ट्रैगाबोर को मारने के बाद प्राप्त स्वर्णिक कोर को बाहर निकाला। वो पहले से ही अपने चमकदार और चकाचौंध भरे कोर के भीतर विशाल और सघन मानव ऊर्जा को महसूस कर सकता था। उसने कुछ देर सोचा और अंत में पानी से धोने के बाद उसे निगल लिया। काहन अपने बिस्तर पर ध्यान मुद्रा में बैठ गए और मूल तत्व को आत्मसात करने लगे। डिंग डिंग डिंग। काफी देर बाद आखिरकार उसे सिस्टम की सूचनाएं सुनाई दी। 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय पहले लेवल 58 पर पहुंचने के बाद से उसने किसी भी कोर का इस्तेमाल या उपभोग नहीं किया था, और ओमेगा, ओलिवर और ब्लैकवॉल की तरह ही अपने अधीनस्थों को मजबूत बनाने को प्राथमिकता दी थी। जैसे जैसे काहन का स्तर कई बार बढ़ा, उसके शरीर से बार बार एक चमकदार पीली रोशनी निकली, लेकिन पहले के विपरीत उसकी शक्ति और आभा में बहुत बड़ा बदलाव आया था, क्योंकि इस बार स्तर बढ़ने के साथ साथ उसका शरीर सुनहरे रंग से चमकने लगा था। डिंग। सिस्टम नोटिफिकेशन की आखिरी आवाज आई और आखिरकार उसने अपनी आंखें खोलीं। अचानक काहन के शरीर से एक भयानक और अस्थिर सुनहरी आभा उसकी अपनी काली और लाल आभा के साथ मिलकर बाहर निकली,
किसी कारणवश काहन अपनी इच्छा से इस आभा को नियंत्रित नहीं कर सका और पूरा कमरा उसकी भयानक और राजसी आभा से भर गया। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। कमरे में रखी मेज और कुर्सियां कांपने लगीं। जिस बिस्तर पर वो बैठा था वो भी हिलने लगा, जबकि कमरे के अंदर की हवा में एक ऐसा दबाव महसूस होने लगा जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। अचानक काहन की धड़कन हर गुजरते पल के साथ तेज होती चली गई और उसे अपने शरीर के अंदर से एक अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी। कुछ ही मिनटों में काहन का पूरा शरीर झुलस गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां और मांस किसी तरह के परिवर्तन से गुजर रहे हों। जैसे ही उसके हृदय के भीतर से सुनहरी चमक निकली, उसकी नसें और मांसपेशियां फूल गईं। आह! काहन दर्द से चिल्लाया। धमाका। ऊर्जा के इस विस्फोट से लगभग पूरा कमरा तबाह हो गया और सारा फर्नीचर टूट गया। कांच की खिड़की चकनाचूर हो गई और पूरे पड़ोस में एक तेज आवाज गूंजी। माना कि इस तीव्र ऊर्जा के विस्फोट से लगभग पूरा कमरा तबाह हो गया, जिसके बाद काहन का शरीर फर्श पर गिर पड़ा। यहां तक कि उसके कपड़े भी टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने जल्दी से कुछ कपड़े निकाले और इस हंगामे के बाद किसी के आने से पहले ही उन्हें पहन लिया।
सुबह की धूप से पूरा कमरा जगमगा उठा और खान अपने सामान्य बेडरूम के बजाय एक अलग कमरे में जागा। कल ग्रैंड मास्टर रैंक हासिल करने की घटना से पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो गया। खान को मकान किराए पर देने वाली कंपनी से संपर्क करना पड़ा और मरम्मत के लिए उन्हें 500 सोने के ड्रामस राकोस साम्राज्य की मुद्रा का भुगतान भी करना पड़ा, जो कल तक पूरी हो जाएगी। सौभाग्य से उसके नए पद पर पहुंचने की खबर किसी को नहीं पता थी और खान ने भी फिलहाल इसे गुप्त रखना ही बेहतर समझा, क्योंकि एक दिन पहले ही एक नरसंहार में पूरे कबीले ने अपने सभी सक्षम लोगों को खो दिया था और अचानक एक नया ग्रैंड मास्टर पद का व्यक्ति आ गया था। इससे उसके लिए बेवजह की मुसीबत खड़ी हो जाती और वो अब इन सब मामलों में उलझना नहीं चाहता था। खान ने अपनी आदत के अनुसार स्नान किया, नाश्ता किया और एडवेंचरर एसोसिएशन के लिए निकल पड़ा। कुछ दिनों से वो इस जगह पर नहीं आया था। पिछली बार वो यहाँ तब आया था जब उसने विशालकाय मिनोटोरों के शवों को एक के बाद एक गिराने का तमाशा किया था। उसने उस घटना का इस्तेमाल पूरे शहर में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किया और पूरे शहर में खबर फैलाने के लिए सांपों पर सारा पैसा खर्च करना उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ और इसी वजह से उनका नाम आम जनता और कई प्रभावशाली लोगों तक पहुंचा। जैसे ही खान मुख्य हॉल में दाखिल हुआ, लोग उसे देखने लगे और कुछ लोग आश्चर्य से दंग रह गए। वो उनके बीच पहले से ही किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था, क्योंकि सैकड़ों साहसी लोगों ने उसकी करतूत को अपनी आंखों से देखा था। वो एक काउंटर के सहारे खड़ा हो गया और वहां मौजूद महिला एल्फ रिसेप्शनिस्ट से पूछा, माफ़ कीजिए, क्या आप जानती हैं कि मैल्कम कहाँ है? उसने काउंटर के दूसरी तरफ खड़ी खूबसूरत महिला से पूछा। लेकिन अगले ही पल एल्फ लड़की ने बोलना बंद कर दिया और आश्चर्य से खान को घूरने लगी। वो पूरी तरह से अचंभित रह गई। श्रीमती के खान, क्या सच में आप हैं? लड़की हकलाते हुए चिल्लाई। उसकी तेज आवाज से हॉल भर गया और अपने अपने काम में लगे कई लोग उसकी तरफ देखने लगे, मानो उन्हें उस आदमी को यहां देखने की उम्मीद ही ना हो। ये कैसी प्रतिक्रिया है और सब लोग मुझे ही क्यों घूर रहे हैं? खान ने अपने ऊपर टिकी लालची निगाहों को देखकर पूछा। हमें बताया गया था कि यदि आप यहां आते हैं तो आपको सीधे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिलवाया जाएगा, एल्फ जैसी दिखने वाली रिसेप्शनिस्ट ने कहा। तभी कुछ अन्य साहसी लोगों ने खान को घेर लिया और एक एक करके अपना परिचय देने लगे, लेकिन जल्द ही दर्जनों लोग उनकी ओर आ गए और उन्होंने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। कई लोगों ने खान के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की और उनकी शक्ति की सराहना की। कुछ लोग तो सरासर बेशर्म थे और उसके साथ सांठ-गांठ करने की कोशिश कर रहे थे। खान समझ गया था कि इनमें से अधिकतर लोग केवल उसके पीछे पीछे जेल जाने का फायदा उठाना चाहते थे। इकट्ठे हुए लोगों की भीड़ ने एक छोटी टोली का रूप ले लिया, जिससे मुख्य हॉल में काउंटर और दरवाजे अवरुद्ध हो गए। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? एक बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर कहा। वो कोई और नहीं बल्कि मैल्कम था, जो एसोसिएशन भवन में उसका सबसे परिचित रिसेप्शनिस्ट था। लेकिन जैसे ही उसने भीड़ के बीच में खान को देखा, उसके चेहरे पर अत्यंत सम्मान का भाव आ गया और वो बीच में खड़े उस व्यक्ति की ओर चल पड़ा। आपको दोबारा देखकर खुशी हुई, श्रीमान खान। अगर आपके पास समय हो तो कृपया मेरे साथ आइए, मैल्कम ने कहा। अरे, ये सब इतने विनम्र शब्द और सम्मानजनक व्यवहार क्यों बूढ़े आदमी? खान ने पूछा, क्योंकि आमतौर पर बूढ़ी रिसेप्शनिस्ट हमेशा उसे बच्चा या बदमाश कहकर बुलाती थी। बूढ़े रिसेप्शनिस्ट कहने पर उसके चेहरे पर झंझनाहट हुई। यही एक बात थी जिससे रिसेप्शनिस्ट को सबसे ज्यादा चिढ़ होती थी। कृपया मेरे पीछे आइए, मैल्कम ने कहा, और खान के पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद वो दफ्तर में दाखिल हुआ और उसने देखा कि बूढ़ा अरखम और एल्फ जादूगर सोलोमॉन दोनों कमरे के अंदर बैठे हैं। इसके बाद मैल्कम कमरे से बाहर निकला और उसने उसे बाहर से बंद कर दिया। बहुत दिनों बाद मिले बच्चे, लगता है तुमने काफी लोकप्रियता हासिल कर ली है, अरखम ने कहा और खान को सामने वाले सोफे पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। और अगर मुझे सही याद है तो मैंने कुछ रईसों को भी हराया था, सोलोमोन ने कहा, जो अपने सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठा था। वेल, कुछ घटनाएं हुई और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सब ठीक हो जाए, खान ने मजाक में कहा। लेकिन फिर वो तुरंत मुख्य विषय पर आ गए। मुझे लगता है कि हमारा समझौता अब प्रभावी नहीं रहा। मेरा मतलब है, आपके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को किसी ने खत्म कर दिया है, इसलिए इसे आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। खान ने अपने विचार स्पष्ट किए। हाँ, हम इसे समाप्त करना चाहते थे क्योंकि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें वादा की गई तनख्वाह का आधा हिस्सा मिल जाएगा, सोलोमॉन ने कहा और फिर से सिक्कों से भरा एक थैला मंगवाया, एक छोटा थैला जो मॉन्स्टर कोर से भरा था। वेल, अब मुझे पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं है। मिनोटोर बेचकर जो पैसे मिले थे वो अभी तक मैंने पूरे खर्च नहीं किए हैं, खान ने कहा, लेकिन फिर भी पैसे ले लिए। अब तुम क्या करना चाहते हो बच्चे? काल कोठरियों की खोज करना जारी रखना चाहते हो? शायद मैं अपने युद्ध कौशल को और भी बेहतर बनाना चाहता हूं। जीवन मरण की लड़ाई में राक्षसों को मारना मेरे लिए सबसे उत्तम तरीका है। सच में तुम इतनी जल्दी शक्तिशाली कैसे हो रहे हो? सोलोमॉन ने जिज्ञासा से पूछा। तुम्हें क्या लगता है,
तुम लोगों से मुझे जो इतने सारे कोर मिल रहे हैं उन्हें कौन खा रहा है? खान ने लापरवाही से कहा और हंस पड़ा। जाहिर है उसका इशारा ओमेगा और रुद्र की ओर था। मैं समझ गया, इसी से पता चलता है कि तुमने इतने सारे मिनोटोर कैसे मारे, सोलोमॉन ने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाते हुए कहा। इसके बाद उन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई और अरखम ने खान को तलवारबाजी के कुछ टिप्स दिए। खान के काल कोठरी में अपनी अगली यात्रा के लिए चले जाने के बाद बूढ़े लोगों ने आखिरकार एक दूसरे से बात की। वो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है, अरखम ने कहा। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैंने पहले उस पर जिन परिचित आत्माओं का प्रभाव महसूस किया था वो अब पहले से दुगुना मजबूत है। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं वो और भी खतरनाक होता जा रहा है, सोलोमॉन ने कहा। अच्छी बात है कि वो हमारी तरफ है। अपने बारे में चल रही तमाम चर्चाओं से बेखबर खान ने पहली बार बिना अपना चेहरा और रूप छुपाए ब्रोमनीर काल कोठरी का दौरा किया। वो लगभग 1 घंटे तक चलता रहा और अंततः 12वीं मंजिल के द्वार में प्रवेश कर गया। उसका एक लक्ष्य था जिसे उसे पूरा करना था, और वो था और भी अधिक शक्तिशाली राक्षसों से लड़ना और उनका शिकार करना और उनकी क्षमताओं और वंश को आत्मसात करना। तो फिर हंगर गेम्स शुरू होने दीजिए। कान इस कालकोठरी की विभिन्न मंजिलों को जोड़ने वाले दरवाजों से बाहर निकलकर 12वीं मंजिल के धुंध भरे और नमी वाले इलाके में दाखिल हुआ। उस दरवाजे से बाहर निकलने के बाद आपको प्रत्येक अलग मंजिल के विशिष्ट वातावरण में ले जाया जाता था। सामान्यतः ये एक धूप वाला दिन होता था, जैसा कि कान द्वारा देखी गई पिछली मंजिल के अधिकांश हिस्से में था। इसलिए उसने दृश्य में इस अचानक बदलाव की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उसके सामने का नज़ारा पूरी तरह से काले बादलों से भरा हुआ था। एक घना और धुंध भरा जंगल था जहां आप अपने से 10 मीटर आगे कुछ भी नहीं देख सकते थे। कान अत्यंत सतर्कता से चल रहा था और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के उन्नत होने के कारण उसकी इंद्रियां पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गई थी और वो अपने स्थान से लगभग 80 मीटर के दायरे को कवर कर सकता था। ग्रैंड मास्टर रैंक हासिल करने के बाद ये परिवर्तन वास्तव में बहुत उपयोगी साबित हुआ। कान ने हंटर इंटेंट को सक्रिय किया, क्योंकि बेहतर दृष्टि और अपने सामने आने वाले किसी भी प्रतिद्वंद्वी की ताकत का आकलन करने के लिए ये वर्तमान में उसका सबसे उपयोगी और व्यापक रेंज वाला कौशल था। चूंकि कुछ लोग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और हंटर इंटेंट के बीच अंतर को लेकर भ्रमित हैं, इसलिए मैं संक्षिप्त उदाहरणों के साथ समझाता हूं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कान की स्पाइडी सेंस की तरह है, जो उसे तब सचेत करती है जब कोई खतरनाक चीज उसे निशाना बना रही हो या कोई उसके प्रति जानलेवा इरादा रखता हो। वहीं दूसरी ओर हंटर इंटेंट बैटमैन के डिटेक्टिव मोड की तरह है, और अब जब उसने निम्फ फ्लोर बॉस का उपयोग करके हीट सेंस क्षमता विकसित कर ली है, तो हंटर इंटेंट इस कौशल में समाहित हो गई है। ये हीट सिग्नेचर को भी रजिस्टर कर सकती है, स्कैन कर सकती है, अंतर कर सकती है और लंबी दूरी तक देख भी सकती है। ये कान की विचर सेंस से कम नहीं है। वो कुछ देर तक घने कोहरे और कीचड़ भरे इलाके में चलता रहा, लेकिन उसे अभी तक कुछ भी दिखाई या महसूस नहीं हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ कि कहीं वो इस काल कोठरी के गलत हिस्से में तो नहीं आ गया है। इस काल कोठरी में आने से पहले कान ने इस तल के बारे में उपलब्ध जानकारी की जांच की, लेकिन पाया कि इस तल में प्रवेश करने की 10 घटनाएं भी नहीं हुई थी, और प्रवेश करने वाली अधिकांश साहसी टीमें कभी जीवित वापस नहीं लौटी। केवल 3 समूह ही वापस लौटने में सफल रहे, और रिकॉर्ड के अनुसार उनमें से अधिकांश लोग मानसिक समस्याओं से जूझ रहे थे, और कुछ ने तो इस डर से आत्महत्या भी कर ली कि कोई चीज उन्हें मार डालेगी। कान को आश्चर्य हुआ कि क्या उन लोगों ने इस मंजिल पर किसी प्रकार की दर्दनाक घटना का सामना किया था जिसने उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया था। जैसे ही वो अंततः इस तल के भीतरी हिस्सों में दाखिल हुआ, कान ने देखा कि कोहरा पहले से कहीं अधिक घना और दिखाई देने वाला था। अब वो अपने बगल के 5 मीटर के दायरे में भी कुछ नहीं देख पा रहा था। उसकी दृष्टि धुंधली होती जा रही थी, और जैसे जैसे वो इस कोहरे में सांस ले रहा था, उसकी आंखें भारी होती जा रही थीं। श्विश! कान के कान खड़े हो गए, और वो तेजी से अपनी दाहिनी ओर मुड़ा। उसका दिमाग पूरी तरह से केंद्रित था और प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार था। फुसफुसाहट! उसे हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो किस दिशा से आ रही हैं। उसे एक अजीब सा डर सताने लगा था, क्योंकि उसकी इंद्रियां भी सुस्त होती जा रही थीं और उसकी क्षमताओं का दायरा धीरे धीरे कम होता जा रहा था। घुटनों के बल चलना। कान ने रक्षणात्मक मुद्रा अपनाते हुए बाईं ओर खिसककर तुरंत अपना सोमिर स्केल कवच सक्रिय कर लिया। उसे ये स्थिति बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी जिस पर उसका नियंत्रण खत्म होता जा रहा था। उसके पास दुश्मनों को चेतावनी देने या उनका पता लगाने की क्षमता तो थी, लेकिन वर्तमान संकट में इनमें से कोई भी काम नहीं आ रही थी। हालांकि नए पद को पार करने के बाद वो पहले से दुगुना मजबूत हो गया था, फिर भी उसे अपने आसपास के वातावरण से भय और खतरे का एहसास हो रहा था। आखिर हो क्या रहा है? कान ने पूछा, जब उसने देखा कि समय बीतने के साथ साथ उसका शरीर और उसकी हरकतें धीमी होती जा रही हैं। तुम। अचानक उसके कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी।
कान चौंक कर उछल पड़ा और डर के मारे अपनी तलवार घुमाते हुए पीछे मुड़ा और उस आवाज वाले से बचाव करने की कोशिश करने लगा। अरे! उसके दिमाग में एक महिला की फुसफुसाहट वाली आवाज आई और वो झट से पीछे मुड़ गया, लेकिन उसे अपने पीछे कोई नहीं दिखा। एकदम अब उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी, जिसकी आवाज के लहजे से लग रहा था कि वो लगभग 30 साल का होगा। कान अचंभित हो गया और गोल गोल घूमने लगा, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर किस चीज का उस पर ऐसा असर हो रहा है। फेलियर। अंततः उसे एक महिला की आवाज सुनाई दी और डर से उसका शरीर कांपने लगा। उसके पैर लगभग जवाब दे गए, मानो वो जमीन पर गिरने ही वाला था। लेकिन तभी उसने देखा कि इस कोहरे से काली परछाइयां उसकी ओर रेंगती हुई आ रही हैं और धीरे धीरे 4 अलग अलग दिशाओं से उसकी ओर बढ़ रही हैं। जमीन से एक एक करके परछाइयां उभरने लगीं। उनकी आंखें चमकीली लाल थीं और थोड़ी देर बाद उन्होंने विभिन्न आकृतियां बनानी शुरू कर दीं। इस समय पूरी तरह से रक्षणात्मक मुद्रा में मौजूद कान ने यह देखना शुरू कर दिया कि ये परछाइयां अब अधिक मानवीय रूप धारण कर रही थीं, और कुछ ही मिनटों में उन्होंने अंततः सही मायने में मानव चेहरे का रूप ले लिया। कान ने अविश्वास में तलवार जमीन पर गिरा दी। उसका दिमाग ये समझ नहीं पा रहा था कि उसके सामने मौजूद लोग इस दुनिया में कैसे अस्तित्व में हो सकते हैं। आधुनिक वस्त्रों में सजे चारों शरीर अब उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। कान ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसके बाल सफेद थे और मूछें थी। एक अधेड़ उम्र की महिला थी जिसके लंबे भूरे बाल थे। 30 वर्ष के आसपास दिखने वाले पुरुष का शरीर सुगठित था, जबकि अंत में दिखाई देने वाली महिला 30 वर्ष की आयु के बावजूद बेहद खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही आगे चल रहे लोग एक एक करके उसके करीब आने लगे, कान जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हें देखो, अभी भी कितने दयनीय और अकेले हो, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा ऐसे निकम्मे इंसान से कोई रिश्ता था, अधेड़ उम्र की महिला ने कहा। अभी भी एक कमजोर और कायर है, उस हट्टे कट्टे आदमी ने कहा। मुझे यह स्वीकार करने में भी शर्म आती है कि मैं आप जैसे किसी व्यक्ति को जानती थी, महिला ने कहा। अंततः सदमे से उभरने में कामयाब रहे कान के लिए यह दृश्य असहनीय था, क्योंकि इस समय उसके सामने खड़े लोग वे थे जिन्हें वो अपने पिछले जीवन में बहुत करीब से जानता था, उसका परिवार।